नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें डॉक्टर बनने का सपना लेकर 2025 में लगभग 23 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। आज हम बात करेंगे उसी एग्जाम के बारे में जिसमें हमारे देश के बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेकर जाते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट एग्जाम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी आज कैरियर गाइडेंस के वीडियो सीरीज में एक और वीडियो एक नए टॉपिक के ऊपर लेकर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो सीरीज का जो टारगेट है बच्चों तक और अभिभावकों तक ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाना, उसी का एक प्रयास आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं नीट के बारे में बातचीत। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ये वो एग्जाम है दोस्तों जिसमें हर साल, अगर मैं पिछले 3 सालों की ही बात करूं तो 20 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल इस एग्जाम में बैठते हैं। एक सपना अपने दिमाग में रखते हुए, अपनी आंखों में रखते हुए कि मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी। इस सपने को साकार करने के लिए बच्चे हर संभव प्रयास करते हैं। आज हम थोड़ी थोड़ी बातचीत लगभग हर पहलू पर करेंगे। नीट एग्जाम क्या होता है, कौन बच्चे इसे दे सकते हैं, कैसे कैसे वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, कितनी फीस लगभग बच्चों को पे करनी पड़ती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हमारी बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं 17 साल की उम्र के बाद इस एग्जाम के लिए 17 साल के बच्चे जिनकी उम्र 17 साल पूरी हो चुकी है और +2 क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट जिन बच्चों ने पढ़ा हो, वो बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम में जब बच्चा बैठता है तो उसका टारगेट रहता है कि वो गवर्नमेंट सीट के ऊपर सेलेक्ट हो। वो गवर्नमेंट सीट जो हमारे देश के अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑफर की जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जो है एजुकेशन के नजरिए से भी और फीस के नजरिए से भी बहुत बेटर ऑप्शन है। और लगभग 55,000 सीटों के लिए, 55,000 गवर्नमेंट सीटों के लिए बच्चे फाइट करते हैं। तो थोड़ी सी बातचीत हम सीटों पर करेंगे। लगभग ये जो 55,000 सीट्स जिसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एक बच्चा जाना चाहता है, हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस में भी काफी सीट्स रहती हैं, लेकिन हर बच्चे का सपना रहता है कि वो गवर्नमेंट सीट पर जाए। अब इस सीट का एलोकेशन क्या सिस्टम रहता है, ये टॉपिक मैंने इसलिए भी सिलेक्ट किया क्योंकि साइंस के भी जो बच्चे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से +2 करते हैं वो नीट का एग्जाम भी देते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि किस प्रकार से सीट आवंटित होती है और अभिभावकों को भी इसकी जानकारी नहीं होती। तो जितनी सीट हैं उसमें से 15% सीट जो मेडिकल काउंसिल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके लिए रिजर्व्ड होती है। यानी इसकी काउंसलिंग मेडिकल काउंसिल करती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसकी जो बाकी बची हुई 85% सीट है, 85% सीट्स जो हैं उनकी काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है। यानी जो काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके द्वारा इसकी काउंसलिंग की जाती है। यानी जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल से बताना चाहूं तो अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में लगभग 850 के आसपास गवर्नमेंट सीट्स मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है। उस 850 में से 85% सीट जो है, इसका मतलब 650 से आसपास कुछ सीटें हो गई। ये सीट्स स्टेट गवर्नमेंट यानी हरियाणा गवर्नमेंट की जो मेडिकल काउंसिल की टीम रहती है वो उसकी काउंसलिंग करती है। और बची हुई जो सीट है 15%, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसलिंग करवाती है। तो ये प्रोसेस रहता है सीट डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी प्रकार हर एक जो स्टेट है उसका अपना सिस्टम रहता है, उनकी अपनी एक मेडिकल काउंसलिंग की टीम रहती है। एक चीज मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट के कोटे में सीट्स रहती हैं, जिन 85% सीट्स की मैं बात करता हूं, वो सीट सिर्फ उसी स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। यानी अगर हरियाणा स्टेट का रहने वाला कोई बच्चा नीट एग्जाम को देता है तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट सीट जैसे 6 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में है, उन 6 मेडिकल कॉलेज में जितनी टोटल सीट्स हैं करीब 840 से कुछ ज्यादा, उन सीट का 85% हिस्सा सिर्फ हरियाणा के जो रेजिडेंट बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व्ड है।
सिमिलरली ऐसा ही पंजाब या अपने देश के किसी भी स्टेट की बात करें तो 85% सीट उस स्टेट के डोमिसाइल वाले बच्चे के लिए रिजर्व रहता है। बाकी 15% सीट के ऊपर पूरे इंडिया के जो बच्चे हैं वो फाइट करते हैं। तो ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पर बातचीत की। तो मेरे ख्याल से ये पिक्चर क्लियर है कि हम जो भी बच्चा एग्जाम देता है वो जिस स्टेट का है उस स्टेट से 85% सीटों के लिए वो अप्लाई कर सकता है, और बाकी पूरे देश में जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 15% सीट के लिए वो बच्चा फाइट कर सकता है। इस नीट एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 7 बच्चे अपीयर होते हैं। कंपटीशन के नजरिए से देखें तो एक टफ कंपटीशन है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास जो सीट है वो लगभग 55,000 के आसपास सीट हमने बात की, और बच्चे लगभग 23 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में। 2025 के एग्जाम में 23 लाख बच्चे अपीयर हुए, और 2020 के बाद लगातार 3 सालों से 20 लाख प्लस बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। 2024 में भी 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। तो ये तो बातचीत हुई कि किस प्रकार से सीट आवंटित होती है। थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों को तैयारी कैसे करनी चाहिए। मेरा पिछला वीडियो आईआईटी के टॉपिक पर था, और आईआईटी और नीट दोनों ही साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, आईआईटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले और नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बच्चे वो जाते हैं। तो ये दोनों ही एग्जाम अपने जगह पर बहुत टफ रहते हैं। तो वहां भी मैंने एक प्रोसेस शेयर किया था कि कब सही समय है और कैसे बच्चे को तैयारी करनी चाहिए। कुछ मिलता जुलता स्वरूप नीट एग्जाम के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक एक बच्चा स्कूलिंग के साथ साथ अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, या ज्यादा बढ़िया ढंग से कहना चाहूं तो अगर पहले से डिसाइडेड है कि एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो 9वीं क्लास से अगर वो बच्चा साइंस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करे, मैक्सिमम फोकस करे, क्योंकि साइंस की 3 ब्रांच 9वीं से बच्चों को अलग अलग पढ़ाई भी जाती है बहुत सारे स्कूल्स में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अलग अलग टीचर्स के द्वारा या स्पेशलाइज्ड टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो अगर बच्चा 9वीं क्लास से अच्छे से कंसेप्ट के ऊपर काम करे और 12वीं क्लास तक लगातार 4 साल बच्चा इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करे, तो मेरे ख्याल से नीट एग्जाम में क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है। ये टफ तब रहता है, क्यों टफ माना जाता है, क्योंकि नंबर 1 बात इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात ये कि बच्चा तैयारी शुरू करता है +2 एग्जाम देने के बाद में। जब बच्चा +2 का एग्जाम पास कर चुका होता है उसके बाद बैठता है, तो डेफिनेटली वो बच्चा कहीं ना कहीं उस बच्चे से पीछे रह जाता है जो 9वीं क्लास से अपने टारगेट के लिए काम कर रहा है। तो फिर फाइट टफ रहती है। और भी अगर मैं बात करूं तो एक इसमें कोई अटेम्प्ट्स की बातचीत इसमें नहीं है, यानी आप कितनी बार इस टेस्ट को दे सकते हैं, ऐसा कोई भी इस पर रोक टोक नहीं है। कितनी भी बार एक बच्चा नीट का एग्जाम दे सकता है। तो कुछ बच्चे जिन्होंने एक जिद ठान रखी होती है कि मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूं, वो बच्चे 12वीं क्लास तक जो उनका 12वीं क्लास के साथ साथ जो अटेम्प्ट है वो तो देते ही हैं, लेकिन उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैंने 5 साल ड्रॉप करने वाले बच्चे भी देखे हैं। तो अगर कोई बच्चा 5 साल तक ड्रॉप करता है और फिर भी एग्जाम में अपीयर हो रहा है, तो +2 जस्ट पास करने वाला बच्चा उस बच्चे को जब कंपटीशन देता है तो ये एक मुश्किल कंपटीशन रहता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 9वीं क्लास से ही अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे अच्छे से साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को बहुत अच्छे से फोकस करके और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बाकी सब्जेक्ट्स को कम समय देना या उनको सीरियस ना लेने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक डॉक्टर बनने से जुड़ा हुआ है। इसलिए उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट बनता है तो वो साइंस बनता है। तो ये बात हुई दोस्तों कि एक बच्चे को कैसे जाना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। एक चीज अभी अभी मेरे दिमाग में और भी आई है, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो बुक्स हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंड भी की जाती हैं कि सभी स्कूल वही किताबें पढ़ाएं, वो किताबें नीट एग्जाम में अपीयर होने के लिए द बेस्ट बुक्स मानी जाती हैं। बायोलॉजी में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो अगर एक एक शब्द वो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े और हर लाइन का मतलब समझे, तो वो वहां से हजारों लाखों क्वेश्चंस निकाल सकता है, जो नीट के एग्जाम में पहुंचने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए उस बच्चे की मदद करते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल उसे इसलिए रहता है क्योंकि 11th 12th में वो बच्चा बायोलॉजी पढ़ता है तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट छूट जाता है, और फिजिक्स में मैथमेटिक्स के बिना काम नहीं चलता। तो बेसिक मैथमेटिक्स बच्चों को जरूर करना चाहिए। मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा जो बच्चे डॉक्टरेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वो फिजिक्स सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनका मैकेनिक्स
फिजिक्स का जो पोर्शन है +1 का शुरुआती पार्ट वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला उसका पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिकल फिजिक्स यानी थोड़ा थोड़ा बेसिक्स, हल्का सा डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा एल्जेब्रा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, एक दो फार्मूले बाइनोमियल थ्योरम के, अगर ये छोटा मोटा मिला के थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन जो कि कभी कभी फिजिक्स टीचर्स भी अपनी क्लास में पढ़ाते हैं, अगर ये कर लिया जाए तो बायोलॉजी के बच्चों को नीट एग्जाम क्वालिफाई करने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि बायोलॉजी के बच्चों के लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स रहता है, कारण है मैथमेटिक्स। तो इसलिए बायोलॉजी के बच्चे मैथमेटिक्स के बेसिक्स को जरूर पढ़ें, मैं यहाँ राय देना चाहूंगा। और केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी की किताबों की बच्चा शुरू से अगर अच्छे से पढ़ाई करे तो डेफिनेटली इस एग्जाम में मदद मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी की किताब पढ़ने से ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन हाँ, नीट के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की किताबें द बेस्ट ऑप्शंस मानी जाती हैं। अगर वो आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद, हालांकि फिर कभी भी हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी किताबें आईआईटी या नीट के लिए रिकमेंड की जाएं, बट बात चल रही है तो कम शब्दों में अगर मैं बताऊं तो एनसीईआरटी के बाद में अगर बच्चे को टारगेट करना हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक्स को टारगेट कर सकता है। और वैसे ये अलग टॉपिक बनता है कि कौन सी किताबें पढ़ी जाए, तो फिर कभी मौका मिला तो इसके ऊपर भी वीडियो में चर्चा करेंगे, किताबें रिकमेंड करेंगे। अब मैं बात करता हूं और क्या क्या ऑप्शन इस एग्जाम के थ्रू मिलते हैं। जो नीट का एग्जाम है, बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ एमबीबीएस के कोर्स में जाने के लिए ही नीट का एग्जाम होता है। नहीं, नीट के एग्जाम से बच्चे कई सारे ऑप्शंस में पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि पैरामेडिकल कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के द्वारा। पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं मैं कम शब्दों में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए रेडियोलॉजी का फील्ड में अगर जाना हो, लैब टेक्नीशियन के फील्ड में अगर बच्चे को जाना हो, या जो मशीन ऑपरेशंस जो होती हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स के फील्ड में अगर जाना हो, तो ये भी पैरामेडिकल कोर्सेज में आता है। तो नीट के एग्जाम के थ्रू बच्चा पैरामेडिकल के फील्ड में जा सकता है। डेंटल डॉक्टर बनने वाले बच्चे जो बनना चाहते हैं, दांतों के डॉक्टर, वो नीट के एग्जाम के बाद बीडीएस का फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो जाने वाले बच्चे हैं, जो आयुर्वेदा में अपना डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो बीएएमएस के फील्ड में जा सकते हैं। यानी इन सभी के लिए बच्चे को नीट का एग्जाम ही देना होता है। पैरामेडिकल कोर्सेज की मैंने बीच में बात की, यहां पर मैं स्पेशली रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो हमारे एम्स हैं, एम्स इंस्टीट्यूट जो हैं, वो भी पैरामेडिकल एग्जाम्स अलग से कंडक्ट करते हैं। तो एम्स इंडिया के द्वारा पैरामेडिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और उसमें स्कॉलरशिप भी बच्चों को ऑफर की जाती है, लेकिन उसमें बच्चे को एमबीबीएस नहीं, पैरामेडिकल के कोर्सेज करवाए जाते हैं। हालांकि डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले बच्चे और बहुत सारे फील्ड हैं, डिफेंस में भी डॉक्टर्स की जरूरत होती है, मैं बताना चाहूंगा। तो डॉक्टर जो बनना चाहते हैं उनके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर भी पोस्ट होती हैं। इसके ऊपर क्योंकि एक अलग टॉपिक है, जब कभी हम डिफेंस के फील्ड की बात करेंगे तो मैं वहां भी शायद ये मेंशन करना चाहूंगा कि किस प्रकार एक बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है वो डिफेंस में जाकर सेवाएं दे सकता है। यानी एक डॉक्टर अपने देश के लिए अलग से कुछ करना चाहे तो वो डिफेंस के फील्ड में भी डॉक्टर बन सकता है। ये भी ऑप्शन बच्चों के पास रहते हैं। अब आज के वीडियो के कुछ आखिरी मिनटों में मैं बात करूंगा कि जो कई बार पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर बनना कैसा है, कैसा ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो भी इससे जुड़ी हुई, इस फील्ड से जुड़ी हुई अच्छी या कम अच्छी बातें हैं वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। जो अच्छी बातें हैं, अगर एक बच्चा डॉक्टर बनता है तो नो डाउट उसे समाज में अच्छी रेपुटेशन मिलती है, उसको इज्जत की नजरों से देखा जाता है। डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है, जैसे कि टीचिंग, पढ़ाना एक नोबल प्रोफेशन है, ठीक वैसे ही डॉक्टर भी मानवता की सेवा के नजरिए से एक शानदार व्यवसाय है। मैं तो यूं कहूंगा, समाज में भी हम सुनते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई जीवन बचाने वाला इंसान है तो वो डॉक्टर होता है। तो ये एक अच्छा रेपुटेड फील्ड है। पैसे के नजरिए से भी देखें तो अच्छा फील्ड है। अच्छा पैसा कमाना या अच्छी सैलरी मिलना इस फील्ड में एक आम बात है, जो कि हमारे चारों तरफ देखी जा सकती है। इसमें कई सारी चीजें रहती हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पूरे जीवन भर सीखने के लिए जो लोग प्रेरित रहते हैं तो उनके लिए भी मौका रहता है। रिसर्च का फील्ड इसमें चलता रहता है और रोज नई नई चीजें एक डॉक्टर को सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। खास बात है कि लाइफ सेविंग प्रोफेशन है, किसी का जीवन बचाने का एक मौका डॉक्टर के हाथ में होता है, जो कि भगवान के बाद और किसी के हाथ में नहीं होता। तो उस नजरिए से भी एक अच्छा प्रोफेशन है।
लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ इसके साथ साथ मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ प्रोज होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं। यहाँ जो इन कॉन्स की मैं बात करूंगा या जिन कम अच्छी बातों की मैं बात करूंगा, उनमें मेनली आता है कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन 24/7 चलता है, सातों दिन 24 घंटे, इसमें कोई रेस्ट नहीं है। जैसे कि अगर रात को कोई पेशेंट आ गया, कोई मरीज आ गया, तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी डॉक्टर को उठ के अपने हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। हमें भी जब समस्याएं होती हैं, हमारे गांव में रहने वाले जो हमारे डॉक्टर साथी हैं, हमारे छोटे या बड़े हमसे भाई हैं, उनमें कोई दिक्कत होती है तो हम रात को 12 बजे भी फोन कर देते हैं, डॉक्टर साहब ये समस्या है। तो या तो वो घर तक आके हमारा कोई इलाज करते हैं या हम उनके घर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एमबीबीएस डॉक्टर्स या उनकी बात करें तो भले ही वो हमारे घर ना आए, लेकिन हमारी सेवा में वो अपने हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचते हैं। तो इसलिए 24 घंटे की एक ड्यूटी है, इसमें आप निश्चिंत होकर नहीं सो सकते कि चलो अब सो गए, सुबह ही उठेंगे। तो ये एक आप इसे नेगेटिव पॉइंट माने, या मैं तो कहूंगा कि कम अच्छी बात मान लेना चाहिए, क्योंकि ये बुराई तो नहीं है जब हम बात सेवा की करें। इसके साथ साथ डॉक्टर्स के प्रोफेशन में क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि अगर कोई मरीज उन डॉक्टर के पास पहुंचता है तो जरूरी नहीं कि वो ठीक ही होगा। कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स एक मरीज के साथ होती हैं कि वो कभी ठीक नहीं होता है, एक्सीडेंट केस आते हैं, मरीजों की डेथ हो जाती है, और हर रोज डॉक्टर को एक ऐसे समय से गुजरना पड़ता है जब शायद कोई ना कोई इंसान जब वो बचाता है तो कहीं ना कहीं किसी इंसान की जान चली जाती है। उस मरीज के मरने का दुख उसके घर वालों को तो होता ही है, लेकिन डॉक्टर को भी होता है। तो डॉक्टर जो बनता है उसके लिए मुश्किल समय होता है जब उसका मरीज उसके हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स एक डॉक्टर के लाइफ में जब बार बार आती हैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा स्ट्रेस, टेंशन पैदा करता है, जिससे कि काफी सारे डॉक्टर्स डिप्रेशन का शिकार होते हैं। एक सर्वे में, हालांकि मैंने हमारे नेशनल सर्वे की आज रिपोर्ट चेक की, तो उसके अंदर तो ऐसा कोई एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं मिला जिसमें स्पेशली डॉक्टर्स को मेंशन किया गया हो। आम पब्लिक की बात करें तो 10% के आसपास उस सर्वे में यह पाया गया कि 10% पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी प्रकार के मेंटल ट्रॉमा, मेंटल प्रेशर या डिप्रेशन से संबंधित बीमारियों से जूझ रही है। और वहीं कुछ और प्राइवेट एजेंसीज जो सर्वे करती हैं, उनका जब सर्वे देखा गया तो उन्होंने कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए बताया गया है कि 20% से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। क्यों करते हैं इसकी बात अभी अभी मैंने की। तो एक प्रकार से समाज सेवा का मौका तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बड़ा धैर्य और बड़ी शालीनता के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि आपको प्रेशर सहन करना पड़ता है, स्ट्रेस सहन करना पड़ता है, टेंशन सहन करनी पड़ती है। तो आज हमने डॉक्टर प्रोफेशन के बारे में बातचीत की। मैं उम्मीद करता हूं कि नीट का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव साबित होगी। हो सकता है कि मेरे से कुछ बातें छूट गई हों, क्योंकि ये संभव नहीं कि 15-20 मिनट के किसी वीडियो में हम इतने बड़े फील्ड की पूरी बातचीत करें, जैसे कि कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं। मैंने हरियाणा में तो बताया कि 6 कॉलेज हैं, लेकिन पूरे भारत में इतने सारे स्टेट्स में कहाँ कहाँ कॉलेज हैं, कौन से बढ़िया कॉलेज हैं। जब हम ये बातचीत करेंगे तो कई घंटों का लगातार वीडियो या छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोज इस फील्ड में बनाए जाएं, तब जाके कोई बच्चों के हित की सारी बातें हम कर पाएंगे। लेकिन ऊपरी ऊपरी बातें आज हमने टच की, ताकि एक बच्चे को पता चले कि किस प्रकार वो बच्चा डॉक्टर बन सकता है। अगर वो सपना देखता है तो क्या क्या कंडीशंस हैं। 17 साल से बड़े बच्चे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने वाले, जो 12वीं क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, दे चुके हैं, उन बच्चों के लिए मौका है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। या कोई भी जो चाहे डॉक्टर बनना, 9वीं क्लास से अपनी तैयारी शुरू करे। एक रिक्वेस्ट यहां मैं करना चाहूंगा, समाज का ताना बाना देखने के बाद बहुत सारे बच्चों से जब मैं बात करता हूं और बहुत सारे समाज के लोगों से जब मैं बात करता हूं, तो मैं देखता हूं कि पेरेंट्स बच्चों से ज्यादा चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स ये बात ना सोचें कि उनके बच्चे को क्या बनना है। वो सिर्फ मदद करें अपने बच्चे की वो बनने में जो वो बच्चा बनना चाहता है और जिसके लिए वो बच्चा इस धरती पर आया है। चेतावनी के रूप में आज की आखिरी लाइन, ये जो भी वीडियोस मैं कैरियर गाइडेंस के बना रहा हूं, इन सब में मेरा मकसद जागरूकता फैलाना है, अवेयरनेस फैलाना है। ज्यादा बेटर गाइडेंस के लिए हम जो फील्ड की बात करते हैं, नीट की, आईआईटी की, या आगे चल के और भी फील्ड्स की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर या गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स हैं
वहां से हम ज्यादा बेहतर और सटीक जानकारी ले सकते हैं। हालांकि मैं वीडियो बनाने से पहले कोशिश करता हूं कि कोई गलत डाटा मेरे द्वारा शेयर ना किया जाए, फिर भी इंसान गलतियों का पुतला है। अगर कोई गलती रह जाए तो मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे अपना दोस्त समझ के माफ करेंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे आने वाली वीडियोस का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद।